हेलो डियर स्टूडेंट्स ये क्लास बीए फर्स्ट ईयर एजुकेशन फर्स्ट पेपर की है, जहां पर हम आज का टॉपिक पढ़ेंगे शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण और ये क्लास नंबर 9 है। ठीक है, इसके पहले हम शिक्षा के औपचारिक अभिकरणों के बारे में पढ़ चुके हैं, जिसमें कि हमने जाना था कि शिक्षा के औपचारिक अभिकरण वे होते हैं जो किसी सामाजिक समूह या संगठन के द्वारा एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए स्वयं से ही उनका हम निर्माण करते हैं। ठीक है, हम स्वयं ऐसे सामाजिक समूह और संगठन का किसी उद्देश्य की पूर्ति या शिक्षा के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए हम ऐसे संगठनों का निर्माण करते हैं, उन्हें हम शिक्षा के औपचारिक अभिकरण कहते हैं। एक और बात मैंने आपको बताई थी कि शिक्षा के औपचारिक अभिकरणों वो होते हैं जहाँ निश्चित समय, निश्चित स्थान पर, निश्चित व्यक्ति के द्वारा, निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार, निश्चित शिक्षण विधियों के अनुसार बालक को शिक्षा प्रदान की जा रही होती है। उन्हें हम क्या कहते हैं? शिक्षा के औपचारिक अभिकरण कहते हैं। आज हम उसी का नेक्स्ट टॉपिक लेकर पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण, अर्थात शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण आखिर क्या होते हैं, हमें आज की क्लास में ये जानना है। ठीक है छात्रों, तो शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण के बारे में ज़रा पढ़ लेते हैं। शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण के अंतर्गत वह सामाजिक समूह एवं संगठन आते हैं, वह सामाजिक संगठन आते हैं जिनका निर्माण सामाजिक संरचना के अंतर्गत स्वतः ही होता रहता है। ठीक है, तो शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण के अंतर्गत वह सामाजिक समूह अथवा संगठन आते हैं जिनका निर्माण सामाजिक संरचना के अंतर्गत स्वतः होता रहता है। ठीक है, तो अब देखिए, इसके पहले जो हम लोग ने शिक्षा के औपचारिक अभिकरणों में पढ़ा था, वहाँ हमने जाना था कि सामाजिक समूह और संगठन वो जो कि जिनका निर्माण हम स्वयं करते हैं, मतलब जिनका निर्माण हमको क्या करना होता था? स्वयं करना होता था, या हम स्वयं करते थे, उनको हम कहते थे शिक्षा के औपचारिक अभिकरण। लेकिन अनौपचारिक अभिकरण में कहा गया कि उनका निर्माण स्वतः होता रहता है। क्या होता रहता है? स्वतः, अपने आप ही उनका निर्माण होता रहता है। उन्हें हम क्या कहते हैं? शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण। ठीक है ना, इसमें जो इस शिक्षा व्यवस्था का कोई निश्चित उद्देश्य नहीं होता। इन अभिकरणों का कोई निश्चित शिक्षा के उद्देश्य नहीं होते। न तो निश्चित स्थान, निश्चित समय
निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित व्यक्ति, निश्चित स्थान, निश्चित समय, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, जैसे घर, परिवार, समाज। ठीक, घर, परिवार, समाज, ये अनौपचारिक अभिकरण के सबसे मुख्य, सबसे प्रमुख साधन हैं। ठीक है, कोई भी समूह, ठीक, क्लब वगैरह, तो चलो मैं क्लब वगैरह तो नहीं लिखूंगा, आप क्लब से कोई और मीनिंग ले जाओगे, उसकी बात नहीं करेंगे। तो घर, परिवार, समाज, समूह, ठीक है, आदि लिख देते हैं यहाँ पे हम। ठीक, मंदिर, मस्जिद, मंदिर भी लिख सकते हैं यहाँ पर, मंदिर या धर्मस्थल, क्योंकि मंदिर लिखूंगा तो और भी लिखने पड़ेंगे, धर्मस्थल, ठीक है, आदि। ओके, ठीक है बेटा। तो अब इसे जरा एक बार समझ लेते हैं, बहुत टफ नहीं है, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। बस हमको यहाँ से कंपैरिजन सीखना है, कंपेयर करके सीखेंगे, बहुत आसानी से सीख जाएंगे हम इसको। तो देखो साफ साफ लिखा है कि हम जिनकी रचना स्वतः होती रहती है वो अनौपचारिक अभिकरण है। घर, परिवार, समाज, समूह, धर्मस्थल, इन सब की रचना स्वतः होती रहती है। हमारा घर है, परिवार हमारा है, समाज जहाँ पर किसी भी एक निश्चित भूभाग पर कई सारे लोग एक साथ मिलकर, मिलजुल कर, आपसी सद्भाव के साथ रहने लग जाते हैं, तो वो एक मोहल्ला बन जाता है, ग्राम बन जाता है, फिर एक राज्य, मतलब एक जिला, फिर और बड़ा तो राज्य। ठीक है, इस तरह से वो देश बन जाता है। ठीक, तो हम उतना डीप नहीं जाने वाले, बस हमको ये समझना है कि जितने भी जो सामाजिक समूह या संगठन है जिनको हमें बनाना नहीं पड़ता, जो स्वयं हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं, जिनको किसी ने नहीं बनाया, परिवार को किसी ने नहीं बनाया, परिवार में माता पिता हैं, माता पिता के बच्चे हुए, उनके बच्चे, और वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक साथ मिलजुल कर रह रहे हैं, वही तो परिवार है। ठीक है, तो घर, परिवार, समाज, समूह, धर्मस्थल वगैरह भी हम लोग अपनी आस्था के लिए उनको स्थापित कर देते हैं, या वो स्वयं अब आस्था के अनुसार वो स्थापित करना, वो एक मंदिर बनना एक है। इसको आप एक तरीके से औपचारिक में ले सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से नहीं होना चाहिए औपचारिक में। ठीक, फिर भी चलिए मैं इन्हें हटा लेता हूँ यहाँ से, थोड़ा सा कन्फ्यूजन अभी आपको दिमाग में क्रिएट करेगा, अभी मैं फ़िलहाल के लिए हटा देता हूँ। ठीक, घर, परिवार, समाज या समूह आदि, ये आपको आसानी से समझने में हेल्प करेंगे। जैसे कि इन अभिकरणों का कोई निश्चित शिक्षा के उद्देश्य नहीं होते, अर्थात यहाँ पर शिक्षा के कोई एक उद्देश्य बनाकर शिक्षा नहीं दी जा रही होती है। जैसे कि औपचारिक अभिकरण में विद्यालय जो होता था, वहाँ पर एक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य होता था कि बालक को शिक्षित करना है, बालक को उसके कक्षा का लेवल का जो भी पाठ्यक्रम निर्धारित है वो उसे सिखाना है, और अंत में उसका मूल्यांकन करना है, उसको रिजल्ट देना है, उसके मार्किंग करनी है, वो सब एक प्रोसेस होता था। यहाँ पर ऐसा कोई शिक्षा का प्रमुख निश्चित उद्देश्य नहीं होता, बालक को अनायास ही कुछ न कुछ चीज़ें सीखने को मिल रही होती। निश्चित स्थान, समय, निश्चित पाठ्यक्रम, निश्चित व्यक्ति की भी आवश्यकता नहीं होती। कि देखो घर जो होता है, घर परिवार बालक की प्रथम पाठशाला होती है। सबसे पहले बालक अपने घर में ही उठना बैठना, चलना फिरना, अभिवादन करना, बोलना, ठीक है, अपने से बड़ों से कैसे बिहेव करना है, ये सारी बातें वो सबसे पहले कहाँ सीख रहा होता है? अपने घर और परिवार में सीख रहा होता है। तो क्या परिवार में हम क्या बच्चे की क्लास लगा रहे होते हैं इससे रिलेटेड कि बेटा बैठो, अब हम आपको सिखाएंगे कैसे नमस्ते करते हैं, हम आपको सिखाएंगे कि कैसे पैर छूते हैं? क्या हम ऐसा तो नहीं करते। वो तो हम खेल खेल में बच्चे को सिखा रहे होते हैं, वो तो बच्चा देखकर भी सीख रहा होता है। जैसे
आप जैसे आपके घर में कोई छोटा बच्चा हो तो वो आपको देख के कई बार क्या करता है, आपको नकल कर रहा होता है। जैसे कि घर में कोई दूसरा बड़ा आया, आपने कैसे उससे नमस्ते किया, कैसे उसके पैर छुए, उनसे आदर से बात करी, तो आप बच्चे से भी कहते बेटा नमस्ते कर लो, प्रणाम कर लो, पैर छू लो। तो वो भी जानता कुछ नहीं, लेकिन वो ऐसा करता है। अभी उसको उसका मतलब नहीं पता, लेकिन वो उसको करना सीख रहा है। फिर जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है तो वो धीरे धीरे उन बातों को भी समझ रहा है, प्यार, स्नेह, दुलार, उन सारी बातों को वो समझ रहा है, गुस्सा समझ रहा है, किस काम को करने से माँ नाराज़ होती है वो समझ जाता है, अच्छा इसका मतलब ये गलत काम है, ये नहीं करना चाहिए। जिस काम को करने से नाराज़ नहीं हो रही तो हाँ ठीक है, ये काम ठीक है कर। तो ये छोटी छोटी बातें, मतलब कौन सी चीज़ सही है, कौन सी चीज़ गलत है। मतलब बर्तन को इधर उधर उठा के फेंक रहा है तो उससे डांट पड़ रही है उसको, तो उसको लग रहा है कि हाँ ये शायद काम गलत है। तो क्या हम उसके लिए, इस काम के लिए उसको क्लास तो नहीं लगा रहे, बट वो सीख रहा है। हम उसको बोल रहे बेटा नहीं कपड़े इधर रखने चाहिए, अगर उसने इधर उधर कपड़े फेंके तो उसको डांट पड़ी है, या उसको बताया गया कि नहीं ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो हम, या नहीं भी बताया गया तो वो अपने से बड़े भाई बहनों को देख रहा है, अपने माता पिता को देख रहा है कि नहीं यार ये लोग तो ऐसे नहीं करते हैं, इन लोग भी इधर रखते तो हमको भी इधर रखना चाहिए। तो वो ऐसे छोटी छोटी बातों को वो सीख पा रहा होता है। जैसे हमारे देश में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग हैं, वो सब अपने अपने धर्मों को अपने अपने अनुसार उनके देवी देवताओं, इष्ट देवताओं की पूजा अर्चना करते हैं। तो एक जो बच्चा होता है वो बचपन से तो उसको कुछ नहीं पता होता है कि हम कौन से धर्म के, हम क्या हैं, हमें किसकी पूजा करनी, उसे कहाँ मालूम होता है। ये सारी बातें उसे कहाँ से पता चलती हैं, उसे उसके परिवार से पता चलती हैं। परिवार के लोग ही तो उसको सिखा रहे होते हैं कि हमें अगर दुआ मांगनी है, अल्लाह जो भी अल्लाह की तो जो नमाज़ अदा करते हैं, या मुसलमान जो होते हैं उनके पूजा पाठ करने का तरीका अलग होता है। हम हिंदुओं में अलग होता है, सिखों में अलग होता है, ईसाइयों में अलग होता है। तो सबके परिवार के से ही तो वो बालक सीख पा रहा होता है कि हमें कैसे पूजा पाठ करनी है, या किस तरह से अपने इष्ट देवता के सामने झुकना है, क्या होते हैं इष्ट देवता, क्या होते हैं देवी देवता जिनको हमें पूजा अर्चना करनी है, क्यों करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है इसके बारे में तो वो बाद में जानता है, लेकिन करना होता है, हमारे बड़े ऐसा कर रहे हैं, तो इस चीज़ को वो पहले सीख पा रहा होता है। तो वो सब चीज़ें वो कहाँ सीखता है, परिवार में। फिर जब वो बाहर निकलता है तो समाज में वो और जब जो समाज में अन्य लोगों के संपर्क में आता है तो उनके साथ उसे कैसे बिहेव करना है, वो धीरे धीरे वो वहाँ सीख जाता है। डिफरेंट टाइप, जब देखो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो अन्य बच्चों के साथ जब खेलने के लिए मिलता है तो अपने घर की जो लैंग्वेज होती है वो तो जानता ही जानता है, कई बार वो बाहर की लैंग्वेज सीख कर आ जाता है। कभी बचपन में तो वो अच्छी लगती है, लेकिन फिर अगर वो कुछ गलत शब्दों का प्रयोग कर रहा होता है तो हम उसे सिखाते हैं बेटा ऐसे नहीं करना चाहिए। कई बार वो बाहर से कुछ अच्छी बातें भी सीख कर आता है। तो जो ऐसी कंडीशंस में जो हम सीख रहे होते हैं, अर्थात हम जो स्वतः सीख रहे होते हैं, हम डिसाइडेड नहीं होता यहाँ पर सीखना, यहाँ पर कुछ भी सीखना डिसाइडेड नहीं होता, अपने आप अनायास रूप से चलता रहता है। वो सभी अभिकरण जो होते हैं वो सब शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण होते हैं। समझ पा रहे हैं ना। तो वो सभी अभिकरण क्या कहे जाते हैं, शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरण कहे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर घर, परिवार, समाज, समूह, धार्मिक संस्थाएं भी होंगी, लेकिन मैंने उसे अभी हटा दिया क्योंकि भाई कन्फ्यूजन अभी नहीं चाहता मैं आपके दिमाग में आए। आप अभी क्लियर सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक का बेस को बहुत अच्छे से पहले समझ जाए। आप जब बेस समझ जाओगे और साथ ही साथ जब आप इसे बुक से स्टडी कर रहे होगे, जब आप बुक से स्टडी कर रहे होगे, औपचारिक और अनौपचारिक को कंपेयर कर पा रहे होगे, तो बहुत अच्छे से सीखोगे और बहुत अच्छे से आपको याद रहेगा ये। ओके स्टूडेंट, तो आज की क्लास में हमने क्या पढ़ा, शिक्षा के अनौपचारिक अभिकरणों को पढ़ा, अर्थात वे सामाजिक समूह संगठन जिनका जो निर्माण है सामाजिक संरचना के अंतर्गत स्वतः होता रहता है, जहाँ पर शिक्षा के कोई निश्चित उद्देश्यों को निर्धारित करके शिक्षा नहीं दी जाती। ऐसी जगह जहाँ पर निश्चित स्थान, निश्चित व्यक्ति, निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षा नहीं दी जाती, स्वतः शिक्षा चलती रहती है और ऐसी शिक्षा जीवन पर्यंत चलती रहती है। यानी अनौपचारिक अभिकरणों के द्वारा जो शिक्षा है वो जीवन पर्यंत चलती रहती है। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको मेरी तरफ से होमवर्क में यही मैं आपको बोलूँगा कि आप इस टॉपिक को और औपचारिक अभिकरण के टॉपिक को एक पेज पर दोनों को लिखिए और इनका कंपैरिजन लिखिए। बुक से पहले पढ़िए और दोनों को, जैसे नहीं अंतर लिखते थे हम लोग, उस तरह से अपने रजिस्टर पे बीच से कॉलम बांट दीजिए और बाकायदा दोनों को लिखने का प्रयास करिए।
बुक से पढ़कर, कक्षा में जो भी मैंने बताया इसे सुनकर और अपने दिमाग का प्रयोग करते हुए लिखने का प्रयास करिए, जिससे कि आपका ये टॉपिक स्ट्रांग हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही रखेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।